जैसे ही मिस्टर वर्मा अपनी बात पूरी करते हैं, ठीक वैसे ही मीटिंग रूम का मैन डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है, जिसे सुन अंदर बैठे सारे ही लोगों का डर से काफी बुरा हाल हो जाता है। और उन सबके ही माथे से इतनी तेज ठंड के महीने में भी पसीना निकलने लगता है। तो किसी को अपने सामने अपनी ही मौत नजर आने लगती है। पर फिर भी सारे ही लोग जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने डोर के तरफ देखते हैं, वैसे ही मानो उनकी जान उनके हलक में ही अटक जाती है। सामने से दोनों डेविल भाई अपने पेंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाले बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए आ रहे थे। इस समय ये दोनों ही डेविल हमेशा की तरह ही किसी हैंडसम हंट की तरह ही लग रहे थे, जिनके लिए लड़कियां वन नाइट स्टैंड उठाने के लिए भी तैयार थी। और वर्जिनिटी खोना तो कुछ भी नहीं, अपनी इन दोनों के लिए लड़कियां अपनी जान भी दे सकती थी तो किसी की जान ले भी सकती थी। ये दोनों ही भाई किसी राजा की तरह चलते हुए अंदर आते हैं और किसी महाराजा की तरह जाकर अपनी बड़ी ही आरामदायक सीट, जो कंपनी की सीईओ की सीट थी, जो काफी बड़ी थी, जिसमें दोनों ही भाई आराम से बैठ सकते थे, अपनी उसी सीट में जाकर बैठ जाते हैं। और अपनी बिना किसी भावो बाली पेनी नजरों से उस मीटिंग हॉल में बैठे सारे ही लोगों को देखने लगते हैं, जिनके देखने पर सबके पसीने छूटने लगे थे। तो किसी को उनकी मौत अपने सामने ही नजर आ रही थी। यूहान बेहद खतरनाक आवाज में, "Why is this meeting held and who has been asked? I need an answer." ये मीटिंग किस लिए और किससे पूछकर रखी गई है, मुझे जवाब चाहिए। व्यूहान अपने पॉकेट से अपनी गन निकाल उससे खेलते हुए, "We have to know the real reason for holding the meeting, and remember that we have the habit of listening to the truth and not lies." हमें मीटिंग रखने की सही वजह जानना है, और याद रहे हमें सच सुनने की आदत है, झूठ नहीं। इन दोनों ही भाई की बात सुनकर सारे जो पहले से ही डरे हुए थे, उन सबका तो अब और भी ज्यादा डर से बुरा हाल हो चुका था। और मिस्टर वर्मा जो सबको भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें तो मानो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। मगर फिर भी वो हिम्मत कर बोले, "आप दोनों ऐसे कंपनी में अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं। इस कंपनी पर जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी है। हम भी इस कंपनी में दिन रात मेहनत करते हैं, मगर हमारी सारी मेहनत का क्रेडिट आप दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ तक कुछ भी करने से पहले एक बार भी हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझते हैं। आप ऐसे अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं।" मिस्टर वर्मा को बोलते देख मिस्टर कश्यप भी अपनी बातों को रखते हुए ही बोले, "अब से हम में से कोई भी आपकी कोई भी बातों को नहीं मानेगा, न ही आपके किसी भी गलत फैसले पर तुम दोनों का साथ देगा। वैसे भी हम भी इस कंपनी में शेयर होल्डर है, और तुम दोनों को हमारी बात माननी ही होगी। मिस्टर वर्मा हिम्मत लिए, हम सबने मिलकर ये फैसला लिया है। तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस कुर्सी से रिजाइन देनी होगी, और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सारे शेयर होल्डर इस कंपनी से अपने सारे पैसे निकाल लेंगे और हड़ताल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यूहान हंसते हुए, "शेयर होल्डर? क्या सच में भाई ये सारे हमारे शेयर होल्डर है?" उद्धरण चिन्ह। व्यूहान बिना किसी भाव के गन से खेलते हुए, 10 केयर ऑफ शेयर होल्डर है भाई ये लोग इस कंपनी में। इस कंपनी के 45 केयर ऑफ शेयर आपके नाम है और 45 केयर ऑफ शेयर मेरे नाम है, जिन्हें टोटल किया जाए तो 90 केयर ऑफ शेयर हमारे पास है, और बाकी के 10 केयर ऑफ शेयर में से इन सब के पास बस 1 केयर ऑफ ही शेयर है। मतलब हमारी कंपनी की जो पोजीशन है, उस हिसाब से 1 केयर ऑफ शेयर की कीमत ही 20 करोड़ रुपए है, और इन सब के पास कुल मिलाकर 200 करोड़ है। मगर अफसोस की बात है भाई, अब ये 200 करोड़ इनके पास से चलते हुए हमारे पास ही आने वाले हैं। इतना बोल व्यूहान बिना किसी भाव से मिस्टर वर्मा के कंधे पर 2 गोली चला देता है, जिसके ऐसा करते ही सबकी चीख निकल पड़ती है, और उनकी आंखें अब मौत के डर भर जाती हैं। तो मिस्टर वर्मा गोली लगते ही दर्द से तड़पने लगते हैं, और उनके कंधे से खून ऐसे बहने लगता है जैसे किसी पानी की टंकी में छोटा सा होल होने पर पानी बहता है। व्यूहान गुस्से से भरी आवाज में, "तुम लोगों की औकात नहीं हमारे सामने आकर बातें करने की, और सारे मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यूहान अपने असिस्टेंट को, "देख इन सबके साइन पेपर में लो, और जो भी साइन करने से मना करता है उसके साथ क्या करना है ये मैं देख लूंगा।
यूहान की बातें सुन सबकी आंखें डर और आंसुओं से भर जाती हैं। मिस्टर बख्शी रोते हुए उन दोनों के कदमों में गिर बोले, ऐसा अन्याय मत करिए सर, अगर मेरे शेयर आपने ले लिए तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी भी मुझे करवानी है, और अगर मैं ही रोड पर आ गया तो मैं अपनी बेटियों को घर कैसे बसा पाऊंगा। तरस खाकर ही मुझसे मेरे शेयर मत लीजिए सर। ये बोलते हुए ही मिस्टर बख्शी काफी जोरों से रो रहे होते हैं। व्यूहान अपनी गन सामने टेबल पर, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूं, तो अख्तम कर दो उस इंसान को जिसने ये मीटिंग रख तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है, या खुद को अख्तम कर लो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, चॉइस फॉर यू। यूहान बेहद गुस्से में, आज इस मीटिंग हॉल में आकर हमारे खिलाफ साजिश करके तुम सबने अपनी मौत को दावत खुद ही दी है, और गलती करने वालों के लिए हमारी डिक्शनरी में माफी शब्द की कोई जगह नहीं है। वैसे भी ये कंपनी हमारी है, इस कंपनी में बनाए सारे रूल्स भी हमारे ही है, तो तुम सब कौन होते हो यहाँ आकर हमारे खिलाफ साजिश कर हमें हमारी कुर्सी से हटाने वाले। इतना बोल यूहान अपनी पॉकेट से अपनी गन निकाल एक लाइन से हॉल में बैठे सभी लोगों के माथे पर गोली चला देता है, जिससे उस रूम में बैठे सारे ही 10 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। एपिसोड 16। व्यूहान और यूहान दोनों ही भाई अभी भी उसी मीटिंग हॉल में अपनी चेयर पर किसी राजा महाराजा की तरह ही बैठे होते हैं, और उन्हीं के पास उनके दोनों असिस्टेंट अपनी आंखें बंद किए ही सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। तो दोनों ही डेविल भाई बिना किसी भाव के अपने सामने का नजारा देख रहे थे, जहां पर काले चीते और शेर के छोटे छोटे 4 बच्चे जमीन पर पड़े उन 10 लोगों की लाशों को नोचकर बड़े ही चाव से खाए जा रहे होते हैं। और वह चारों ऐसे उन आदमियों को खा रहे थे जैसे वह महीनों भर से काफी ज्यादा भूखे होंगे। उस रूम में एकदम शांति थी और वहां पर किसी चीज की आवाज आ रही थी, तो वो थी उन चारों बच्चों के खाने की आवाजें जो उस कमरे में गूंज रही थी। उस शांति को तोड़ते हुए व्यूहान अपनी गंभीर और खतरनाक आवाज में, ये खबर हर तरफ फैल जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले डेविल्स भाई से उलझना या हमसे गद्दारी करना कितना महंगा पड़ सकता है। यूहान अपनी बगैर किसी भाव को लिए, इन सबके घर वालों को इनके शेयर के पैसे दे दो, साथ में उन्हें एक बोनिंग भी देना, हमारे खिलाफ जाने की या हमसे उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो अगली बार वो सब होंगे और हमारे पालतू पेट और उनके पेरेंट्स। उद्धरण चिन्ह। अपने अपने बॉस की बात सुन दोनों असिस्टेंट हाँ में अपना सर हिला तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही वह दोनों रूस मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं, ठीक वैसे ही वह दोनों सबसे पहले रास्ट रूम की तरफ भागते हैं, और अंदर आते ही दोनों काफी सारी उल्टियां करने लगते हैं। यूवी विला, ईशा मस्त आराम से पूरे बेड में फैल कर सो रही होती हैं, वो भी एकदम बेफिक्री के साथ। अभी ईशा आराम से सो ही रही होती हैं, उतने में ही उसे अपने कानों में किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। मैडम उठो ना, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जिन्हें सर ने भेजा है। मैडम उठिए ना। ये बोलते हुए ही वो लड़की ईशा को उठाने की कोशिश करने लगती हैं। उस लड़की की आवाज सुन ईशा भी जमाई लेते हुए अपनी आंखें खोल देती है। उद्धरण चिन्ह। ईशा अलसाई हुई आवाज में, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो, मुझे सोने क्यों नहीं देती। ये बोलते हुए ही ईशा वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लड़की डरते हुए, मैडम बाहर कुछ लोग आए हैं, उन्हें सर ने भेजा है, वो सब आपसे मिलना चाहती हैं, जल्दी चलिए मैडम, उनके पास काफी सारा सामान है जो वह आपके लिए लाई है। ईशा अपनी आंखें खोल, तुम्हारे सर के पास क्या कोई काम नहीं है? जब देखो तब मुझ छोटी सी बच्ची को परेशान करते रहते हैं, ठीक से सोने भी नहीं देते मुझे। ये बोलते हुए ही ईशा अपना काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बना लेती हैं, और अपने बेड से उतर अंगड़ाई लेते हुए बोली, चलो कौन आया है देखूं तो जरा। इतना बोल ईशा कमरे से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही ईशा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं, वैसे ही उसकी नजर नीचे सोफे पर बैठी कुछ लड़कियों पर पड़ती है, जिन्हें देख ईशा काफी ज्यादा हैरान होती हैं, और नीचे आ उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो लड़कियां ईशा को देख, हेलो मैम, में रीमा एक फेमस ड्रेस डिजाइनर। उद्धरण चिन्ह। हेलो मैम, में जेनी एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट, और ये दोनों हमारी असिस्टेंट है।
और यहाँ पर सर ने हमें भेजा है। ईशा हैरानी से, सर ने पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। रीमा ईशा को ऊपर से नीचे देखते हुए, मैडम मुझे आपका बोर्ड तैयार करना है। जेनी और मुझे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट देखना है, आपकी स्किन पर क्या बेहतर सूट करेगा। उन दोनों लड़कियों की बात सुन ईशा काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उसी हैरानी में उन दोनों लड़कियों को देखने लगती हैं पर कुछ बोलती नहीं है। तभी रीमा ईशा के पास आ उसका मेजरमेंट लेने लगती हैं, जिसे ईशा उसका काम करने लगती हैं। तो जेनी अपने साथ लाए काफी सारे कॉस्मेटिक सामान में से ईशा के लिए उसकी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स निकालने लगती हैं। करीब 2 घंटे बाद ही ईशा के सामने करीब 30 से 40 उसी के नाप की काफी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस होती हैं, जो उसके बोर्ड में होती हैं। और उसी के साथ ड्रेसिंग में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें उन्हें कभी देखी भी नहीं थी, न ही उसे उन सब के नाम भी पता थे। यहाँ तक उसके पास ड्रेस से मैचिंग सैंडल जिसने वेराइटी भी थी, फ्लैट, मीडियम हिल, हाई हिल, पेंसिल हिल और उन्हीं ड्रेस मैचिंग पर्स और भी काफी सारा सामान। ईशा तो बस अपनी आंखें फाड़े ही अपने कवर्ड और सारे सामानों को देख रही थी। दोनों लड़कियां अपना काम कर वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद ईशा भी अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में आ जाती हैं और किचन की तरफ बढ़ जाती है, जहां पर वही लड़की किचन में उसके लिए ही कुछ बना रही थी। ईशा उस लड़की के पास ही पेन में पक रहे ऑमलेट को देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या? और कब से तुम इन डेविल्स के घर काम कर रही हो? वैसे सैलरी कितनी देते हैं ये दोनों तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बात सुन वह लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम कली है और मैं यहाँ बस 15 दिन पहले ही आई हूँ और दोनों सर मुझे 50,000 महीने का देते हैं, वो भी बस आपकी देखभाल करने के लिए। कली की बात सुन ईशा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी आंखें काफी ज्यादा हैरानी से बड़ी कर बोली, क्या 50,000, वो भी बस मेरी देखभाल करने के लिए? फिर अपनी हैरानी छुपा, पर तुमने तो मुझे बोली थी तुम्हें आज ही नौकरी मिली है, तुमने मुझसे झूठ बोला कली। ये गलत बात है। ईशा फ्रूट बास्केट के केला उठा उसे खाते हुए बोली। कली मासूम सा फेस बना, नहीं नहीं मैडम, हमने झूठ नहीं बोले, इस घर में हम 15 दिन पहले ही आए हैं, पर काम पर हमें उस दिन रखा गया जब आप यहाँ आई। नहीं तो दोनों सर ने हमें कोई भी काम नहीं दिया था। ईशा हैरानी से, अच्छा तो तुम्हारे बोलने का मतलब है वो दोनों डेविल्स इतने अच्छे हैं जो तुम्हें काम पर भी रखा और इतने अच्छे पैसे भी दे रहे, वो भी बस मेरी देखभाल के? तुम जानती कितना हो इन्हें वैसे, ये तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें क्या लगता है ये दोनों भाई इतने अच्छे हैं जो तुम्हें इस घर में रहने भी दे, ऊपर से इतने सारे पैसे दे और इनमें इनका कोई मतलब भी ना हो? तुम नहीं जानती कली, इन्हें ये दोनों एक बहुत बड़े राक्षस है, एक नंबर के हबसी इंसान है। अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें इनकी नीयत समझ नहीं आ रही है, पर देखना किसी दिन ये दोनों अपनी गंदी नीयत तुम भी ही ना डाल बैठे। जैसे ही ईशा इस बात को बोलती हैं वैसे ही कली काफी जोरों से रो पड़ती है, जिसे ऐसे रोते देख ईशा काफी ज्यादा डर जाती हैं।